Hello students, we are doing our lesson 4 of SPICS, electoral politics. Today our topic is what is our system of election. अब हम इंडिया के इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में इलेक्शन जो है उसका सिस्टम क्या है। क्या हम इंडियन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक मानेंगे? इसका आंसर देखने के लिए पहले हम इंडिया में इलेक्शंस होते क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। इंडिया में टू लेवल के इलेक्शन होती हैं, एक लोकसभा की, एक विधानसभा असेंबली की। ठीक है, आफ्टर ये रेगुलरली होती है आफ्टर एवरी 5 ईयर। 5 ईयर के बाद जो टर्म होती हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन जो है सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मतलब निर्वाचन क्षेत्र में सेम टाइम में होते हैं या विद इन द फ्यू डेज, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा है इंडिया, अगर लोकसभा की इलेक्शन है तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, तो एक दिन में इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो मतलब 15 दिन में ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। जो इलेक्शंस आफ्टर 5 ईयर होती हैं दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। जो इलेक्शन 5 साल के बाद पूरे टर्न्योर खत्म होने के बाद इंडिया में होती है, वेदर दिस इज इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनको जनरल इलेक्शन बोला जाता है। सम टाइम इलेक्शन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो वैकेंसी वेकेंट हो जाती है उसको फिल करने के लिए भी होती है। एक्चुअल में होता क्या है, मान लो अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाती है या 5 साल से पहले वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देता है, तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक निर्वाचन क्षेत्र में वो वैकेंसी फिल करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं इट इज कॉल्ड बाय इलेक्शन, बाय इलेक्शन। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर हमारा फोकस किस पर रहेगा? ओनली जनरल इलेक्शन पर, वो इलेक्शन जो 5 साल के बाद होते हैं। इंडिया में जो इलेक्शन का प्रोसेस सब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे उस एरिया को डिवाइड कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र। आपने हरियाणा का एग्जाम्पल पढ़ा स्टार्टिंग में ही, 90 MLAs को चुनना है। MLAs मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको तो ये हैरानी होगी कि क्या सारे के सारे लोग जो हरियाणा में वोटर्स रहते हैं वो 90 MLAs के लिए वोटिंग करेंगे? कहते ऐसा नहीं होता। हमारी कंट्री में एरिया बेस्ड सिस्टम जो रिप्रेजेंटेशन का फॉलो किया हुआ है, पूरे हरियाणा को वो क्या कर देंगे, मतलब इक्वल पॉपुलेशन के हिसाब से वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देंगे इलेक्शन के पर्पज के लिए। These area are called electoral constituencies. अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है what do you mean by electoral constituencies? The area which is divided for the purpose of election is called electoral constituencies. जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो वोटर रहते होंगे अबव 18 ईयर वो ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोटिंग करेंगे। बाकी जो और कहीं पर रहते होंगे, हरियाणा में कहीं भी और रहते होंगे, वो उसके लिए वोटिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बादल नगरी में रहते हैं तो हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग करेंगे, ना कि कहीं और। लोकसभा के इलेक्शन के लिए पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक MP को चुनना होता है। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे इलेक्शन के एक फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कि हर सिटीजन को एक वोट मिला हुआ है। हमने पिछले लेसन में भी किया था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एवरी वोट की जो इक्वल वैल्यू होती है, ये नहीं है कि रिच की ज्यादा वोट की वैल्यू ज्यादा, पुअर की कम। दैट इज वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन। कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए, चलो कुछ 100 लोगों के डिफ्रेंशिएट आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन रफली वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन सेम रखते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सिमिलरली ईच स्टेट जो है वो भी डिवाइडेड होगी स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मान लो पंजाब है, पंजाब में से जितने MLAs चुनने हैं पूरे पंजाब को उतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। इन दिस केस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मैंने पहले भी आपको कह दिया। तो स्टेट में वो क्या बनेंगे, MLAs बनेंगे। ईच पार्लियामेंट्री constituencies has within it several assembly constituencies.
हर पार्लियामेंट्री जो निर्वाचन के क्षेत्र है उनमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती हैं। तो सेम ही म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए भी, एमसी के इलेक्शन के लिए भी यही सिस्टम है। और अगर हम विलेजेस में चले जाएं तो विलेजेस को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक सरपंच चुना जाता है और एक कुछ 5 पंच चुने जाते हैं। ईच वार्ड जो है 1 मेंबर चुनेगा विलेज में से। अर्बन लोकल बॉडी में भी जैसे एमसी हम चुनते हैं वो उस सेम सिस्टम अप्लाई किया जाता है। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट। कई बार इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम सीट्स के नाम से भी जाना जाता है। When we say that लोकदल 160 सीट्स, जब हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि लोकदल ने 60 सीट्स ली हरियाणा में, इट मीन्स जो कैंडिडेट था, जो उम्मीदवार था लोकदल का, उसको 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जीता स्टेट में। एंड थस लोकदल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। 90 में से 60 MLAs किसके जाएंगे? लोकदल के जाएंगे हरियाणा में। ओके, तो नेक्स्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज अवर कॉन्स्टिट्यूशन ने एवरी सिटीजन को अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की परमिशन दी हुई है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे हमारे संविधान बनाने वाले, वो थोड़े वरीड थे कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो सर्टन वीकर सेक्शन जो है शायद उनको इलेक्ट होने का कोई चांस ही ना मिले, जैसे SC क्लासेस हो गए, BC क्लासेस, ST क्लासेस या वुमेन। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कम थे, एजुकेशन कम था, तो इनको ये लगता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कि कहीं ये पीछे ना रह जाए। तो जो जिनके पास इन्फ्लुएंशियल रिसोर्सेज है तो वो इलेक्शन विन कर जाएंगे। इफ दैट हैपन, कहता अगर ऐसा होता, अवर पार्लियामेंट और असेंबलीज जो है, अवर पार्लियामेंट और असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। कहता अगर ये सिस्टम चलता ऊपर कि सिर्फ जो प्रभावशाली हैं, जो जिनके पास पैसा है वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो हो सकता है जो मिनॉरिटी वाले हैं, SC वाले हैं, BC वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो उनकी प्रॉब्लम्स को कौन सुनेगा? दैट वुड मेक अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव। तो इससे क्या होता कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होती और लेस डेमोक्रेटिक होती। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम अडॉप्ट किया। वो स्पेशल सिस्टम किया रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है रिजर्व रखी जाती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वुमेन के लिए और BC के लिए। जो पर्सन जो है इन कास्ट को बिलोंग करता है, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ वही पर्सन एज ए कैंडिडेट वहां पर खड़ा हो सकता है। वोटिंग सारे करेंगे, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट कौन खड़ा होगा? सिर्फ उस एक पर्टिकुलर जिसके लिए सीट रिजर्व है उसका कैंडिडेट ही। करंटली लोकसभा में 84 सीट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और 1/3 सीट्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट में, वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। थर्ड रिजर्व सीट जो है SC और ST डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। रिजर्व कर दी मतलब इनको इतनी सीटें इस कास्ट के लोगों को मिलेंगे ही। ठीक है, देखो बच्चे, आप अगर MC की इलेक्शन होती है, आपने कई बार सुना होगा कि ये वार्ड तो, इस वार्ड में तो सिर्फ वुमेन ही खड़ी हो सकती हैं। वोटिंग सारे करेंगे, लेकिन MC कौन बनेगा उस वार्ड में से? एक फीमेल बनेगी। उसी तरह से वार्ड जो है वह SC के लिए या BC के लिए वो रिजर्व कर देते हैं, तो वहां से SC और BC का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेगा। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया उन्होंने वीकर सेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी, पंचायत में भी, हर अर्बन एरियाज में भी, मतलब हर जगह पर उन्होंने ये सिस्टम जो है वो उन्होंने रिजर्व कर दिया। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मैंने आपको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बता दिया, रिजर्व सीट्स के बारे में बता दिया। इसके रिलेटेड मैं जो है आपको वो PDF भी भेज दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम वोटर्स लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके।